मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आज की वीडियो में हम बाल विकास सीडीपी के प्रश्नों को कवर करेंगे और ये प्रश्न आपके जो होंगे वह टॉपिकल प्रश्न होंगे और जो आप लोगों के आपके विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच करिएगा। थोड़ा प्रश्न का लेवल हार्ड है, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं सब आपके प्रीवियस ईयर में बने हुए प्रश्न हैं और काफ़ी अच्छा और चुनिंदा प्रश्न है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या सत्य है। तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या सत्य है ये आपको बताना है। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई है, ये सत्य है। कि भारत में इसकी शुरुआत डी तिवारी ने की थी और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिमान में इसका समय 45 मिनट होता है और कि उपरोक्त सभी सही है। आपको बता दें, अगर आपसे कहीं भी कहा है ना कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या सत्य है, तो सर्वप्रथम आपको एक प्रश्न यहाँ से भी क्लियर हो गया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है प्यारे, अमेरिका से हुई है। और भारत में इसकी शुरुआत किसने किया है, तो डी तिवारी जी ने किया है, ये भी बात सच है। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिमान में इसका जो सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है वह 45 मिनट होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। यहाँ पे है दोस्तों आरटीई 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यही कथन सत्य को बताना है आप लोगों, इसको बिल्कुल ध्यान तरीके से देखिएगा। यह कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 तथा कार्य घंटे 800 घंटे का होता है। याद रखेंगे, जो प्राथमिक स्तर होता है दोस्तों 1 to 5 के जो क्लासेज होते हैं उसमें जो कक्षाएं होती हैं वह 200 दिन की होनी चाहिए। कार्य दिवस कितने दिन का होना चाहिए, 200 दिन का होना चाहिए। और जो कक्षाओं का घंटा होना चाहिए, समय होना चाहिए, वो लगभग 800 घंटे का होना चाहिए। ये बात सच है। यहाँ पे देखिएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक अनुपात शिक्षक छात्र अनुपात एक संबंधे 40 का होना चाहिए। नहीं, कितना होना चाहिए, एक संबंधे 35 का, ये आप लोग जानते ही हैं, तो एक गलत होगा। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर हमेशा शिक्षक छात्र अनुपात एक संबंधे 30 का होना चाहिए। नहीं दोस्तों, हमेशा नहीं होता है। जब बच्चों की संख्या 150 से ज़्यादा होती है तो ये संख्या का अनुपात बदल जाता है, इसलिए गलत है। ये बात को याद रखें। कितने लोगों 30 का अनुपात समझते होंगे, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया है हमेशा, हमेशा नहीं। जब 150 बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है ना, प्लस होती है ना, तो यह जो क्राइटेरिया होती है वो बदल जाती है। आगे देखते हैं, प्रवेश शुल्क लेने पर ली गई राशि का 10 गुना जुर्माना। यह कथन दोस्तों याद रखेंगे बिल्कुल गलत है कि प्रवेश शुल्क लेने पर ही ली गई राशि का 10% जो जुर्माना होता है, ऐसा कुछ कोई प्रावधान नहीं है, ये भी आपका गलत है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस कितना होना चाहिए, 1 to 5 में पढ़ने वाले बच्चों का जो कार्य दिवस होना चाहिए, मतलब पढ़ने के या स्कूल खोलने के दिनों की संख्या होनी चाहिए दोस्तों, वह 200 दिन होनी चाहिए। और समय की बात करें तो लगभग 800 घंटे का उनका एक जो पाठशाला होनी चाहिए। इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। 3 नंबर की बात करेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ था। अगर बात करें दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू किया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1992 में। कब प्यारे, 1992 में। बात को याद रखिएगा, यही आपका ऑप्शन सही होगा, ये आपका गलत टाइपिंग है। कब हुआ था दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 1992 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपको लाइक करना होगा, क्योंकि कम समय में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और आपके ये जो चुनिंदे प्रैक्टिस सेट हैं जो कि आगामी एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे केवल एक लाइक चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चाहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है दोस्तों 4 नंबर की बात करिएगा। 4 नंबर क्या कर रहा है कि आरटीई किस धारा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में थोड़ा टाइपिंग है, किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यताओं का वर्णन है। तो जो आरटीई है, जो राइट टीचर एजुकेशन है दोस्तों, याद रखेंगे। तो जो इसमें एजुकेशन की पॉलिसी है, इसमें किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यताओं का वर्णन है, तो जो धारा 23 है, क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, धारा 23 के अंतर्गत शिक्षकों के योग्यताओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों एनसीएफ 2005 के कुल मार्गदर्शित सिद्धांत कितने हैं। तो याद रखेंगे एनसीएफ 2005 के कुल मार्गदर्शित सिद्धांतों की संख्या कितनी है प्यारे, तो 5 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसने बनाया था, यही आपको बताना है दोस्तों। तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसने बनाया, जो आपके वी के पासी हैं, रिजू भाई अवैया हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, कि
NCERT है। क्या है दोस्तों? तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसने बनाया था? अगर आपको कहीं भी ऐसा चीज़ें मिले तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? तो NCERT। जो आप लोग देखते हैं NCERT पैटर्न पे जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रावधान दिया जाता है, ये बात तो आप लोग याद रखेंगे, इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन है वह NCERT पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा चरण शिक्षण के स्मृति स्तर में आएगा? तो इसमें से कौन सा चरण है जो शिक्षण के स्मृति स्तर में नहीं आएगा? आएगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा, निम्न में से कौन सा चरण शिक्षण के स्मृति स्तर में आएगा, यही पूछा है दोस्तों। आपका अनुप्रयोग भी शिक्षण स्तर में इसका अनुप्रयोग का यूज किया जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। प्रस्तावना का भी हम लोग शिक्षण में प्रयोग करते हैं। प्रस्तुतिकरण भी होता है, शिक्षण स्मृति स्तर का यह स्तर होता है। तो आप लोग उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे। बिल्कुल प्रश्नों को आप देखिएगा, प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। देखिए प्रश्न के भाव क्या रहे हैं, यहाँ पे चरण पूछ रहा है ना कि शिक्षण स्मृति स्तर के चरण क्या हैं। तो आपका अनुप्रयोग भी है प्यारे, बिल्कुल है। आपका प्रस्तावना बिल्कुल है, प्रस्तुतिकरण ये भी है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? कौन ऐसा है जो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, यही आपको बताना है। तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कौन सत्य नहीं है? यह शिक्षक प्रशिक्षण है, याद रखेंगे। यह शिक्षक प्रशिक्षण होता है सूक्ष्म शिक्षण, बिल्कुल सही बात है। यह शिक्षण कौशल के विकास से जुड़ा होता है, बिल्कुल सूक्ष्म प्रशिक्षण के बारे में बातें सही कही जा रही है। इसमें कम अवधि एवं कम संख्या वाली शिक्षा का प्रावधान है, बिल्कुल सूक्ष्म शिक्षण तो सूक्ष्म ही शिक्षा के बारे में बात करता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पे दिखेगा इसकी शुरुआत भारत में NCERT के प्रतिमान में कथा में 15 से 20 विद्यार्थी ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं बात की गई है दोस्तों, ये बात सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सत्य नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा और ये सभी चीजें आपके लिए सही है। चलिए आगे ले चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों OBB के प्रमुख प्रावधान क्या थे? याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर की बात करेंगे कि OBB के प्रमुख प्रावधान क्या थे। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। OBB के प्रमुख प्रावधान प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना, ये था दोस्तों। 2 शिक्षक 2 कमरे एवं 1 बरामदे का विद्यालय, ये भी बात सही था दोस्तों। यह कार्यक्रम 1986 की नीति से आया था। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी 1986 में, ये बातें लाई गई थी। उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। OBB के जो प्रमुख प्रावधान थे ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर क्या कर रहा है, किस शिक्षा नीति के लिए कोठारी आयोग के सुझाव लिए गए? तो आपको बता दूं दोस्तों, जो कोठारी आयोग थी यह शिक्षा नीति के लिए या अपना प्रावधान दी थी, अपना सुझाव दी थी। तो जो शिक्षा नीति लागू की गई थी वह 1900 का क्या दोस्तों, तो 1900 आपका जो 68 है ना, 1968 की जो शिक्षा नीति लाई गई थी, इसमें कोठारी आयोग के सुझाव लिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जो NCF 2005 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यही आपको बताना है। NCF 2005 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह कथन है दोस्तों, याद रखेंगे, यह मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षक की असफलता मानता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो NCF 2005 कहता है ना कि मोटी मोटी पुस्तक शिक्षा की असफलता है, मतलब जो NCF 2005 कहता है ना, यह कहा था बाल केंद्रित शिक्षा का प्रावधान दिया था। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब कि जो बच्चे हैं ना, बच्चे के अकॉर्डिंग कोई भी शिक्षा दी जाए और बच्चे के अकॉर्डिंग कोई भी पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए। तो यही आपका बिल्कुल एक कथन सत्य है। यह मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता माना था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना किस आयोग ने की थी? तो भारत में जो जन शिक्षा विभाग की स्थापना की बात करेंगे दोस्तों, तो हंटर आयोग ने किया था। कि आपका वुड के घोषणा पत्र ने किया था, कि 1813 के आज्ञा पत्र ने किया था, कि आपका मुदलियर आयोग ने किया था। तो भारत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना किसने किया था? तो वुड के घोषणा पत्र ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से किसे प्रगतिशील शिक्षा का जनक मानेंगे आप लोग, या किसे प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है? तो जॉन डीवी को। किसको प्यारे? तो जॉन डीवी को माना जाता है प्रगतिशील शिक्षा का जनक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर की बात करते हैं, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा कि स्कूल समाज का लघु रूप है? याद रखेंगे, लघु रूप नहीं होगा दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पे दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे लघु रूप है, याद रखेंगे। जो किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था कि स्कूल समाज का लघु रूप है? तो टैगोर साहब कहे थे, कि जॉन डेवी साहब कहे थे, कि रूसो की महित्री? याद रखेंगे। तो याद रखेंगे उस महान शिक्षा शास्त्री का नाम है जिन्होंने कहा था कि स्कूल समाज का लघु रूप है। तो स्कूल समाज का लघु रूप है, यह जॉन डेवी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका केवीएस में पूछा हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे, केवीएस में चीजें बनी हुई है। आगे देखते हैं RTE 2009, याद रखेंगे जो आपका
आरटीई 2009 को मूल अधिकार बनाने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे आरटीई 2009 को मूल अधिकार बनाने के लिए भारतीय संविधान के 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। किस संविधान के अनुच्छेद में जोड़ा गया था? याद रखेंगे दोस्तों, किस संविधान के अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान के अनुच्छेद में जोड़ा गया था। याद रखेंगे 21वें संविधान के अनुच्छेद में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर की बात करेंगे। चारों वेदों के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, चारों वेद जो आपका चारों वेद हैं, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, जितने भी वेद हैं ना, चारों वेद के अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? आपका रुद्र बोलते हैं, कि आपका स्नातक बोलते हैं, कि वसु बोलते हैं, कि आपका आदित्य बोलते हैं? तो चारों वेदों के अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? आदित्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से किसके लिए फ्रोवेल प्रसिद्ध है? याद रखेंगे फ्रोवेल एक शिक्षा शास्त्री थे। आपको बता दूं एजुकेशन ऑफ मैन इसे कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, इन्हें एजुकेशन ऑफ मैन कहा जाता है। खेल विधि से इन्होंने शिक्षा दी थी। याद रखेंगे खेल विधि के लिए, ये भी सही है। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक बोले जाते हैं, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। जो आपके फ्रोवेल प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? तो एजुकेशन ऑफ मैन, खेल विधि, किंडरगार्टन प्रणाली सभी इन्हीं की प्रणाली है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर कह रहा है दोस्तों कि गिजुभाई बधेका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो गिजुभाई बधेका, याद रखेंगे इन्होंने बाल देव भव का नारा दिया था। बिल्कुल बालक के लिए इन्होंने कहानियां लिखी थी, बाल देव भव। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। याद रखेंगे ये मारिंटा मॉन्टेसरी से प्रभावित थे। याद रखेंगे यह मारिया मॉन्टेसरी से प्रभावित थे, बिल्कुल प्रभावित थे दोस्तों। वे भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। याद रखेंगे जो गिजुभाई बधेका हैं उनका कथन, तीनों कथन सही है। तो आप लोग उपयुक्त सभी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर की बात करेंगे। हम करके सीखते हैं या किसने कहा था? याद रखेंगे हम करके सीखते हैं या किसका कथन है प्यारे? तो याद रखेंगे आप लोगों को बुकों में मिलेगा डॉक्टर मेस। याद रखेंगे डॉक्टर मेस का एक कथन है, लेकिन यह आपका केवीएस में प्रश्न बना है दोस्तों। याद रखेंगे बाल विकास के केवीएस पोर्शन में प्रश्न बना है कि करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं, और केवीएस ने किसे आंसर सही माना था? तो सिंपसन को माना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखेंगे डॉक्टर मिस नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर मिस भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। या विवादों में प्रश्न होना चाहिए, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर ए को माना था। तो आप भी ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? यही आपको बताना है दोस्तों, शिक्षण का स्तर कौन नहीं है? चिंतन, आपको पता है ना दोस्तों, चिंतन जो होता है यह शिक्षण का स्तर नहीं है, कि स्मृति नहीं है, कि बोध नहीं है, कि आपका वर्णन नहीं है। आपको यही बताना है दोस्तों, स्मृति, बोध और वर्णन क्या नहीं है, आपको यही बताना है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सरल से सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। ये आपके लिए रहेगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है, 20 प्रश्नों की छोटी श्रृंखला आज के लिए। और दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस